आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। देश में पहला ऐसा राज्य जहां पर यूसीसी लागू होगा वो उत्तराखंड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रपोजल इन उत्तराखंड। याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। हमारे देश में एक स्टेट ऐसा भी है जहां पर 1867 से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ गोवा की, क्योंकि वहां पर पुर्तगालियों के द्वारा 19वीं शताब्दी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया था। लेकिन आजादी के बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था वह जमीन पर उतरकर हकीकत बनने जा रहा है। हम इतिहास रचने जा रहे हैं और देश के अन्य राज्यों को भी उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसमें 749 पेजेस और 4 वॉल्यूम हैं। अब उत्तराखंड के बाद में असम, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान भी यूसीसी को लाने की तैयारी कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ना कुछ लोग तो यूसीसी का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। अब जो लोग यूसीसी का सपोर्ट कर रहे हैं उनका तो ये कहना है कि पूरे देश में सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए। लेकिन जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि देखो हमारे अपने कस्टम है, हमारे अपने कानून है जिन्हें हम काफी लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हैं और अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो उन सब पर इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए हम यूसीसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखें तो उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट प्रोमिसेस किए थे। पहला 370 हटाएंगे, जो कि उन्होंने कर दिया। दूसरा राम मंदिर वहीं बनाएंगे, वो भी उन्होंने कर दिया। और तीसरा हम पूरे देश में यूसीसी लेकर आएंगे, जो ऐसा लग रहा है कि अभी प्रोग्रेस में है। अब हम ये समझते हैं कि यूसीसी है क्या। यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमारे देश में क्रिमिनल और सिविल 2 कोड हैं। क्रिमिनल कोड में असोल्ट, मर्डर, किडनैपिंग और थेफ्ट ये सब आते हैं। अब आप चाहे किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, अगर आपने ऐसा कोई क्राइम किया है जो मैंने अभी आपको बताए थे तो आप पर सेम रूल्स अप्लाई होंगे। यानी कि भारत में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो पहले से ही है। इसे आप यूं समझें, मान लेते हैं कि ए हिंदू है, बी मुस्लिम है, सी यहूदी है और डी पारसी है और इन्होंने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया। तो अब चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, इन पर सेम रूल्स अप्लाई होंगे। वही अगर हम बात करें भारत में सिविल कोड की, तो भारत में सिविल मैटर्स में फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ आते हैं। फैमिली लॉ में मैरिज, सेपरेशन, डाइवोर्स, गार्जियनशिप, अडॉप्शन और इनहेरिटेंस आते हैं। वहीं प्रॉपर्टी लॉ में सक्सेशन और इनहेरिटेंस आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एम्प्लॉयमेंट और रेंट एग्रीमेंट आते हैं। अब देखा जाए तो भारत में इसमें तो यूनिफॉर्मिटी है लेकिन इनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अब आप ये समझ गए हैं कि पूरे देश में फैमिली लॉ यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब जो यूसीसी है वो मेनली फैमिली लॉ से ही रिलेटेड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में डीपीएस भी है, जिस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो डीपीएसपी का आर्टिकल 44 कहता है The state shall endeavor to secure the citizen a uniform civil code throughout the territory of India। मतलब कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। लेकिन यूसीसी को लोगों पर थोपा नहीं जा सकता है, ये सबकी सहमति से लागू होना चाहिए। और इसी वजह से आपको याद भी होगा कि 14 जून 2023 को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक को 30 दिन के अंदर अपने व्यूज सबमिट करने के लिए कहा था कि आप बताएं कि क्या भारत में यूसीसी लागू होना चाहिए। देखो, अगर हम ना थोड़ा पीछे की तरफ चले तो आजादी के बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर BR अम्बेडकर चाहते थे कि देश में यूसीसी को लाया जाए, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर का यह भी मानना था कि इसको एक ऑप्शनल ही माना जाए। लेकिन आजादी के बाद में देश के हालात ऐसे थे नहीं कि हम यूसीसी को ला सकते, इसलिए उस समय ये नहीं लाया गया। अंबेडकर ने एक बार कहा था कि इट इज परफेक्टली पॉसिबल दैट द फ्यूचर पार्लियामेंट में मेक ए प्रोविजन बाय वे ऑफ मेकिंग ए बिगिनिंग दैट द कोड शैल अप्लाई ओनली टू दोज हु मेक ए डिक्लेरेशन दैट दे आर प्रिपेयर्ड टू बी बाउंड बाय इट, सो दैट इन द इनिशियल स्टेज द एप्लीकेशन ऑफ द कोड मे बी प्योरली वॉलंटरी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 4 अलग अलग लॉज लेकर आए। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट, 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956 में हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट, 1956 में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। और वहीं अगर हम यूसीसी की लीगल डेफिनेशन देखें तो a legal framework that would apply to all citizens of India regardless of their religion,
community, race, sex or caste. The UCC would cover areas like marriage, divorce, maintenance, inheritance, adoption and succession of property. अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया गया है। देखते हैं कि उसमें क्या है। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल स्टेट और सेंट्रल दोनों को ये पावर देता है कि वो फैमिली लॉ से रिलेटेड लेजिस्लेशन बना सकते हैं। देखो, जब मई 2022 में उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनी थी, तब 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी, जिसको लीड फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही थी। और ये था कि ऐसा लेजिस्लेशन लाया जाए जिससे उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया जा सके। लेकिन आप ना इसे उत्तराखंड में पूरी तरह से यूसीसी भी नहीं कह सकते हो। पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि इस लेजिस्लेशन से किसी भी ट्रेडिशन, कस्टम, रिलीजन, कास्ट, सेक्ट का ट्रेडिशन या कस्टम डैमेज नहीं होगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं, उत्तराखंड के यूसीसी विधेयक में शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े मामलों को ही शामिल किया गया है। खास तौर पर विवाह प्रक्रिया को लेकर जो प्रावधान बनाए गए हैं, उनमें जाति, धर्म या पंथ की परंपराओं और रीति रिवाजों से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। वैवाहिक प्रक्रिया में धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धार्मिक रीति रिवाज वैसे ही रहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे। खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि उत्तराखंड में लागू किए गए यूसीसी बिल में क्या है। देखो, इसमें से ट्राइबल कम्युनिटी को बाहर रखा गया है। उत्तराखंड की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 3% ट्राइबल कम्युनिटी है। सेक्शन 2 में कहा गया है कि नथिंग कंटेंट इन दिस कोड शैल अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366 रीड विद आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द पर्सन्स एंड ग्रुप ऑफ पर्सन्स हुज कस्टमरी राइट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर पार्ट 21 of the Constitution of India. No tampering with customs of any religion, caste and sect. मतलब कि किसी भी धर्म, जाति और संप्रदाय के रीति रिवाजों में कोई चेंज नहीं किया गया है। HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लॉज उत्तराखंड में भी जारी रहेगा। LGBTQ कम्युनिटी को इससे बाहर रखा गया है। डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स को रखा गया है। इसका मतलब ये होता है कि जहां हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग आपका पार्टनर कॉमन एंसेस्टर्स नहीं हो सकता है, सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती है, वहीं मुस्लिम्स में कजन्स में शादी होती है, तो इस एक्सेप्शन को रखा गया है। अगर हम इसे और डिटेल में समझे तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग आप में जो सैगोत्र मैरिज है वो नहीं हो सकती है। दूल्हे की साइड से 5 पीढ़ी तक और दुल्हन की साइड से 3 पीढ़ी तक कोई भी कॉमन एंसेस्टर्स नहीं हो सकता है। वहीं साउथ इंडिया में काफी कॉमन है, तो सेक्शन 5 के अंदर ये एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर रीति रिवाजों के चलते शादी हो तो उस शादी को होने दिया जाए। हमने देखा है कि इलेजिटिमेट चिल्ड्रन या जिसे हम बास्टर्ड चिल्ड्रन भी कहते हैं, उनकी क्या गलती होती है जो उनके साथ में ऐसा बिहेव किया जाता है। लेकिन अब लीगल रिकॉग्निशन ऑफ चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक, नो कंसेप्ट ऑफ इलेजिटिमेट चिल्ड्रन। देखो, अभी कोई मैटर नहीं करेगा कि बच्चा आउट ऑफ वेडलॉक है या इन वेडलॉक है, अब उसे भी लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा, उसे भी इनहेरिटेंस का बेनिफिट मिलेगा। यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि अब उसे भी सारे राइट्स मिलेंगे। इसमें ना इनहेरिटेंस को भी काफी डिटेल में बताया गया है। अब मुस्लिम महिलाएं भी बच्चों को गोद ले पाएंगी, और अगर किसी सिंगल गर्ल चाइल्ड वाली लड़की की डेथ शादी के बाद हो जाती है तो उसके माता पिता की देखरेख की जिम्मेदारी उसके पति की होगी। इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर सन्स एंड डॉटर्स अक्रॉस ऑल क्लासेस, मतलब अब पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में भी लड़कियों के इक्वल राइट्स होंगे। अब चाहे बच्चा इलेजिटिमेट हो या आपने सरोगेसी से करवाया हो या फिर बच्चा अडॉप्ट किया हो, उसके इनहेरिटेंस राइट भी इक्वल होंगे। देखो, ये बिल इस चीज की भी गारंटी देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ बिना विल छोड़े हो जाती है तो उसके बाद में उसके स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स को इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे। अब ना आपको शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी होगा। शादी के 60 दिनों के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, नहीं तो फिर आपको फाइन देना होगा। इसमें डाइवोर्स प्रोसीडिंग भी काफी प्रोग्रेसिव बना दी गई है। मैन और वुमेन दोनों को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। अब शादी के बाद में ना लड़का या लड़की जो है वो तुरंत तलाक नहीं ले सकते। शादी के कम से कम 1 साल बाद ही तलाक की अर्जी दायर की जा सकेगी। आपने चाहे शादी किसी भी धार्मिक प्रथा से की हो, लेकिन तलाक न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगा। कानून के खिलाफ शादी करने पर 6 महीने की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा, और नियमों के खिलाफ तलाक लेने पर 3 साल तक की सजा होगी। अगर मैन या वुमेन शादी में रहते हुए किसी और व्यक्ति के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप रखते हैं तो इसे तलाक का आधार बनाया जा सकता है। और अगर मान लो कि कोई भी व्यक्ति है जिसने शादी कर ली और मैन या वुमेन दोनों में से कोई भी शादी के बाद में धर्म परिवर्तन करते हैं तो इसे भी तलाक का आधार बनाया जा सकता है। और अगर किसी व्यक्ति ने आपसे जानबूझकर बदला लेने के लिए शादी करी है तो इसके लिए भी आप तलाक लेने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। सेक्शन 4 कहता है कि नीदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि ये प्रोहिबिट करता है पॉलीगमी और बिगमी को।
मतलब कि अब आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे, और अगर आपको करनी है तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब या तो आपका तलाक हो गया हो या फिर आपके स्पाउस की डेथ हो गई हो। शादी के लिए मिनिमम एज वही 18 और 21 साल रखी गई है, मतलब कि लड़कियों के लिए तो 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल। इसमें लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी लॉज बनाए गए हैं। सेक्शन 378 के अकॉर्डिंग अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं तो ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास में उत्तराखंड का डोमिसाइल है या नहीं, आपको एक स्टेटमेंट लिव इन रिलेशनशिप का उस जगह के रजिस्ट्रार को देना होगा। अब वो रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपके इस लिव इन वाले एप्लीकेशन को उस एरिया के लोकल पुलिस स्टेशन में जिस ऑफिसर के पास में चार्ज होगा उसे देगा। और अगर मान लो लड़का या लड़की दोनों में से किसी की भी एज अगर 21 साल से कम है तो एक कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन आपके पेरेंट्स या गार्जियन को भेजा जाएगा। अब रजिस्ट्रार जो है वो इंक्वायरी करेगा कि जो दो लोग लिव इन में रहना चाहते हैं वो पहले से किसी और रिलेशनशिप में तो नहीं है, मैरिड या फिर माइनर तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है। इन सबकी इंक्वायरी करने के बाद ही रजिस्ट्रार आपको 30 दिनों के अंदर बता देगा कि आप लिव इन में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका लिव इन वाला कस्टम चला आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब ये पब्लिक पॉलिसी और मॉरलिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और कल को आगे चलकर मान लो कि आपकी नहीं बनी और आप ये रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हैं, तब भी आपको रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन देनी होगी। इसके बाद ही आप अपना जो ये रिलेशनशिप है वो खत्म कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट के पास में आपका सारा डेटा रहेगा कि आप किसके साथ में रिलेशनशिप में हैं। अगर आपने रजिस्ट्रार को स्टेटमेंट नहीं दिया और आप 1 महीने तक लिव इन में रह लिए तो आपको 3 महीने की जेल या 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों देने होंगे। और अगर आपने फॉल्स स्टेटमेंट दिया तो आपको 3 महीने की जेल, 25,000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों देने होंगे। और अगर मान लो रजिस्ट्रार ने आपको नोटिस दिया और आपने अपना स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया तो 6 महीने की जेल, 25,000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों देने होंगे। अब एक सवाल ये भी आ जाता है कि अब भारत में सही मायनों में यूसीसी पॉसिबल है? तो देखो, हमने डीपीएसपी का आर्टिकल 44 देखा था जो कहते हैं कि हाँ, यूसीसी को लाया जा सकता है, लेकिन इसे लोगों पर फोर्सफुली थोपा नहीं जा सकता है, क्योंकि इससे एक तो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाता है। जहां आर्टिकल 25 हमें फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस माई रिलीजन का राइट देता है, और आर्टिकल 29 कहता है कि आई हैव ए राइट टू डिस्टिंक्ट कल्चर एंड दिस इज ए पार्ट ऑफ माई कल्चर, इनका वायलेशन होगा। भारत में बहुत अधिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। भारत में लोग अलग अलग कस्टम्स को फॉलो करते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी के अपने कस्टम है तो वहीं नागालैंड और मिजोरम के लोगों के अपने कल्चरल कस्टम है। देखो, भारत में मैं अगर दूसरे रिलीजन को छोड़ भी दूं तो हिंदुओं में भी यूनिफॉर्म नहीं है। जहाँ नॉर्थ इंडिया में पिता की तरफ से 5 पीढ़ियों तक और माँ की तरफ से 3 पीढ़ियों तक शादी नहीं हो सकती है, सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती है, कजन्स में शादियां नहीं हो सकती है। वहीं साउथ इंडिया में क्रॉस कजन्स में शादियां होती हैं। और वहीं अगर हम देखें तो कुछ स्टेट्स में चाइल्ड मैरिज जैसे कस्टम भी हैं। इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो, आपको मेरी आवाज़ ना उतनी क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसके लिए सॉरी। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।